स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में अब दूसरे अध्याय की, जिसे हम भारतीय इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में जानते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं, हमें पूरा विश्वास है। विश्वास किस बात का है? विश्वास इस बात का है कि हमने जो पहला यूनिट पढ़ा दिया और पहले यूनिट के पढ़ाने के बाद पहले यूनिट के प्रश्नों का विश्लेषण किया और प्रश्नों के विश्लेषण के आधार पर आप नियमित रूप से पढ़ रहे होंगे, उनका अध्ययन कर रहे होंगे। हम पहले यूनिट का कभी भी टेस्ट ले सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और वो एक निश्चित टाइम में उसमें आपको उत्तर लिख करके रिप्लाई देना होता है। तो कभी भी आपका टेस्ट लिया जा सकता है। तो आप पूर्ण रूप से पहले यूनिट्स के जितने भी वीडियोज़ है वो देख रहे होंगे और प्रश्नों को हल कर रहे होंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज दूसरे यूनिट की बात करेंगे और दूसरे यूनिट का नाम है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। दूसरा यूनिट भी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। दूसरे यूनिट में 6 नंबर का एक प्रश्न आता है, उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये दूसरा यूनिट जो है वो 15 अंकों का है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। अब हम अध्ययन करेंगे दूसरे यूनिट में स्वर्णिम पृष्ठ में कौन कौन से बिंदु है। स्वर्णिम पृष्ठ की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने महाजनपद युग पढ़ा था, 16 महाजनपद पढ़े थे, उसमें मगध जनपद पढ़ा था और मगध जनपद के उत्थान में, मगध जनपद को शक्तिशाली बनाने में जिन राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा उसमें हर्यक वंश आता है और हर्यक वंश के बाद मौर्य वंश आता है और मौर्य वंश के आने से ही हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में एक छत्र शासन प्रणाली, संपूर्ण भारत में एक जैसा शासन स्थापित करना, संपूर्ण भारत को एक करना, एक अखंड भारत की इकाई के रूप में निर्माण करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। तो ऐसे एक भारत का स्वरूप जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमें सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और वहीं से शुरुआत होती है राजवंशों की। तो हमारे जो दूसरा यूनिट है उसमें जो हमारे राजवंश पाठ्यक्रम में है उसमें पहला है मौर्य वंश। मौर्य वंश। स्टूडेंट्स, हम यहाँ मौर्य वंश में क्या क्या पढ़ेंगे? जब मौर्य वंश की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे मौर्यकालीन पृष्ठभूमि, यानी किस तरह से मौर्य साम्राज्य की एक राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार हुई विष्णुगुप्त चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद राजवंशों में होगा चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय हम पढ़ेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का हम अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार का हमारे पाठ्यक्रम में केवल परिचय है। उसके बाद है सम्राट अशोक इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें है अशोक की उपलब्धियां, और अशोक की उपलब्धियों का हम जब अध्ययन करते हैं, अशोक की उपलब्धियों को हम पढ़ते हैं तो उसमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है धम्म का सिद्धांत, जिसे हम नैतिक कल्याण के मार्ग के रूप में जानते हैं। धम्म के सिद्धांत के अंदर हम पढ़ेंगे, सबसे पहला बिंदु होगा हमारा धम्म की व्याख्या। उसके बाद होगा हमारा दूसरा बिंदु धम्म के सिद्धांत।
तीसरा हमारा जो बिंदु होगा उसमें धम्म नीति का विस्तार। चौथा हमारा बिंदु होगा धम्म का मूल्यांकन। ये परीक्षा की दृष्टि से 6 नंबर का सवाल जो बनता है इंपॉर्टेंट है। सम्राट अशोक के बारे में, धम्म के सिद्धांत के बारे में, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद 4 नंबर का सवाल बनता है, उसमें दूसरा बिंदु है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन, मौर्य प्रशासन में हम पढ़ेंगे केंद्रीय शासन प्रणाली, केंद्रीय शासन, सैन्य प्रणाली, सैन्य प्रणाली। उसके बाद नंबर 3 गुप्तचर प्रणाली, गुप्तचर प्रणाली। उसके बाद नंबर 4 स्थानीय शासन, जहाँ हम पहली बार स्थानीय शासन की इस प्रकार की समितियों को हम देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में पहली बार जनगणना समिति भी इस काल में बनी है, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो ये मौर्य साम्राज्य के बारे में हम अपने इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बड़े सवाल में 6 नंबर के सवाल में इम्पोर्टेंट है धम्म का सिद्धांत पूरा ही, और इनमें से कुछ 4 नंबर का सवाल बन सकता है, आ सकता है। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के संबंध में चाणक्य यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं, अर्थशास्त्र का अध्ययन कर चुके हैं। वो भी यहाँ पुनः वापस यहाँ पर अध्ययन करना पड़ेगा अपने को। उसके बाद हम देखते हैं राजवंशों में दूसरा जो है वो है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य का हम अध्ययन करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ 3 बिंदु महत्वपूर्ण हैं गुप्त साम्राज्य में। पहला है शासक वर्ग, शासक वर्ग का परिचय। उसके बाद है विशेष शासकों के बारे में, जिसमें समुद्रगुप्त की विजय अभियान या विजय नीति ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रशासन। उसके बाद है गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान का विकास, विज्ञान का विकास। राजवंशों में हम देखते हैं तो आता है श्रीगुप्त, उसके बाद आता है घटोत्कच, घटोत्कच। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद आता है समुद्रगुप्त, उसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद है कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य। ये राजवंश है। अब देखिए, जब हम गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं, गुप्तकालीन साम्राज्य में हमारे पाठ्यक्रम में जो बिंदु दे रखे हैं उसमें शासक वर्ग का परिचय दे रखा है। श्रीगुप्त का परिचय, घटोत्कच का परिचय, चंद्रगुप्त प्रथम का परिचय, समुद्रगुप्त का परिचय, चंद्रगुप्त द्वितीय का परिचय और कुमारगुप्त का परिचय। यहाँ हम देखते हैं समुद्रगुप्त के विजय अभियान परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल बनता है। ये 6 नंबर का भी सवाल आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। समुद्रगुप्त के विजय अभियान जो है
उनका उल्लेख। उसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा गुप्त काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ उसमें विशेष तौर पर स्थापत्य कला में चित्रकला, स्थापत्य कला और संगीत कला का जो विकास हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। उसके बाद साहित्य का विकास इनके काल में जो हुआ, उनके दरबार में जो विद्वान लोग थे। उसके बाद आता है विज्ञान का विकास, वो भी गुप्त काल के अंदर विज्ञान का विकास। तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो एक बड़ा सवाल बनता है कला के अंदर, जिसे हम गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में जानते हैं, स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि यहाँ पर किसी भी साम्राज्य में, किसी भी प्रकार का साम्राज्य हो और उसमें कला का विकास, साहित्य का विकास, विज्ञान का विकास, कला में भी संगीत कला का, चित्रकला का, स्थापत्य कला का, जिसे हम कहते हैं विकास की सर्वांगीण अवस्था। जो विकास की सर्वांगीण अवस्था जहाँ जिस साम्राज्य में होती है उस साम्राज्य को हम स्वर्ण युग के रूप में जानते हैं, इसे हम स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कला के क्षेत्र में 6 नंबर का सवाल आ सकता है। फिर साहित्य के क्षेत्र में मिलान करने वाले, पुस्तक और लेखक मिलान करने वाले, और उसका वर्णित विषय जो है स्रोत के रूप में भी है। और हमने जो इतिहास के स्रोत, साहित्य स्रोत पढ़े थे उसमें हमने इन पुस्तकों को पढ़ा, यहाँ पर हम और अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है गुप्त काल में विज्ञान का विकास। उसके बाद है गुप्तकालीन व्यापार और वाणिज्य। जब हम गुप्तकालीन व्यापार और वाणिज्य की बात करेंगे, यहाँ पर विस्तृत रूप से जो जल मार्ग से होने वाला विदेशी व्यापार है, जिस विदेशी व्यापार की शुरुआत मौर्य काल में हुई थी, वह विदेशी व्यापार जल मार्ग से भारत के सभी दिशाओं में, तीनों समुद्रों में विस्तृत रूप से दिखाई देता है। और सबसे अधिक विकास इस समय यहाँ दिखाई देता है। इसलिए यहाँ सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के भी जारी होते हैं, सोना अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। तो इसीलिए यहाँ व्यापार का विकास सबसे अधिक, व्यापार और वाणिज्य प्रणाली दोनों, पशुपालन, कृषि, उत्पादन, उद्योग, कारखाने और परिवहन, यातायात, जल मार्ग, प्रमुख जल मार्गों से सिल्क रूट वगैरह जो हमने बात की थी, रेशम मार्ग की, जो चीन के संबंध में, उसी का उल्लेख हमें यहाँ इस प्रकार के विवरण में मिलेगा। तो व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से भी ये एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है, जिसे हम कहते हैं गुप्तकालीन आर्थिक जीवन को समझाइए। आर्थिक जीवन को समझाइए, इस तरह का बड़ा सवाल आता है जिसमें व्यापार वाणिज्य का उल्लेख किया जाता है। तो गुप्त काल में परीक्षा की दृष्टि से कला, साहित्य, विज्ञान और व्यापार, ट्रेड पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। समुद्रगुप्त के विजय अभियान, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई छोटा सवाल है वो आ सकता है। तो 2 राजवंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश हमारे इस दूसरे यूनिट में है। 2 राजवंश और है, 3 राजवंश और है, आगे हम देखते हैं। इसके बाद आता है हमारे यहाँ इस यूनिट के अंदर जो पाठ्यक्रम में दे रखा है वो है हर्षवर्धन का साम्राज्य, जिसे हम वर्धन वंश के रूप में जानते हैं। वर्धन वंश, वर्धन वंश। वर्धन वंश में हम देखते हैं राज्यवर्धन के बाद हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का परिचय, हर्षवर्धन के परिचय, राज्य विस्तार, राज्य विस्तार और अपने साम्राज्य की स्थापना। इसके बाद यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल है, हर्ष का मूल्यांकन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, हर्ष का मूल्यांकन। हर्ष के मूल्यांकन में हम देखते हैं कि हर्षवर्धन ने स्थानोपुर यानी थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज, उत्तर प्रदेश, कन्नौज में परिवर्तित की और कन्नौज
में अपनी शासन प्रणाली स्थापित करते हुए हर्ष ने सभी धर्मों का सम्मान संरक्षण किया। इसलिए हर्ष का मूल्यांकन एक धर्म के संरक्षण के या संरक्षक के रूप में संरक्षणकर्ता के रूप में हम हर्ष को देखते हैं कि नैतिक कल्याण के लिए हर्ष ने किस तरह से कार्य किए। उसके बाद इम्पोर्टेंट है हर्ष के द्वारा आयोजित प्रयाग सभा और कन्नौज की महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद। जैसा कि हम वेनसांग का विवरण पढ़ चुके हैं, चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के काल में था। यहाँ पर भी हम वेनसांग को पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ कन्नौज के महामोक्ष परिषद में और प्रयाग की धर्म सभा में हर्ष का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो यहाँ हम हर्ष के जो योगदान रहता है उसका उल्लेख वेनसांग ने किया, इसलिए वेनसांग को भी हम साथ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम हर्ष का मूल्यांकन जब पढ़ेंगे तो परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है 6 नंबर का कि हर्ष का धर्म और विद्या, हर्ष का धर्म और विद्या के संरक्षण के रूप में मूल्यांकन कीजिए या टिप्पणी लिखिए, इस तरह का प्रश्न आता है। और उसमें प्रयाग सभा और कन्नौज महामोक्ष परिषद पर टिप्पणी लिखने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से हर्षवर्धन में हर्ष का मूल्यांकन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और उसके बाद है हर्ष का प्रशासन, हर्ष का प्रशासन। यहाँ किसी प्रकार के छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं। हर्षवर्धन के काल में कुछ जैसे महाबलाधिकार है, महाबलाधिकार, इस तरह से कुछ नए पद जो है वो इस तरह से यहाँ हर्ष के द्वारा नए पद स्थापित किए गए थे। क्योंकि यहाँ पर हर्ष के काल में जो साम्राज्य है वो अनेक सामंती विस्तार हुआ, अनेक बड़ा साम्राज्य था, तो सामंती साम्राज्य के रूप में सामने आने लगा। तो यहाँ पर सामंती प्रक्रिया में महामंडलेश्वर और इस तरह से नए नए पदों का सर्जन जो है वो हर्ष ने किया। तो ये हर्ष के प्रशासन के संबंध में हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ से कोई छोटा सवाल पूछा जा सकता है। हर्षवर्धन के बाद हमारे पाठ्यक्रम में दक्षिण भारतीय इतिहास, साउथ इंडियन हिस्ट्री के 2 पोर्शन भी यहाँ पर इस यूनिट के अंदर दे रखे हैं दक्षिण भारत में, और वो साउथ इंडियन हिस्ट्री के अंदर चोल साम्राज्य हमारे पाठ्यक्रम में है, इसी यूनिट में है चोल साम्राज्य। और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य ये भी हमारे इस दूसरे यूनिट में है। अब देखिए चोल साम्राज्य में यहाँ पर हम पढ़ेंगे चोल राजवंश। चोल राजवंश में विजयालय, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजराज, इस तरह के जो शासक है उनका हम राजवंशों का परिचय पढ़ेंगे। परिचय के साथ साथ इनको जो उपाधियां दी गई, उपाधियां क्या क्या दी गई उनको भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमारे लिए सवाल बनते हैं चोल काल में, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से स्थानीय प्रशासन प्राचीन भारत के इतिहास में संपूर्ण भारत में जब हम देखते हैं तो चोल प्रशासन का जो स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान है वह अतुलनीय योगदान माना जाता है। किस तरह से ग्राम स्तर की जो सभाएं गठित करके और वहां से जो स्थानीय प्रशासन स्थापित किया वो चोल साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण देन है, जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसका यहाँ विस्तृत हमें अध्ययन करना है। इसके बाद हम देखते हैं चोलकालीन कला का विकास। चोलकालीन कला का विकास, जब चोलकालीन कला के विकास की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो
जो मंदिर है, मंदिर निर्माण कला, मंदिर और मूर्ति कला, और मंदिर और मूर्ति कला जो है वो दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर यानी मंदिर निर्माण की यहाँ पर एक नई शैली हमें दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ दक्षिण भारत में जो शैववादी और वैष्णववादी परंपरा हैं, जो धार्मिक आंदोलन चले थे, सबसे पहले दक्षिण भारत से ही धार्मिक आंदोलन चले थे और दक्षिण भारत से ही शैववादी और वैष्णववादी दो परंपराएं विकसित हुई थी। और उन्हीं दो परंपराओं से संबंधित चोलों ने शैववादी परंपरा को अधिक महत्व दिया था। इसलिए चोल काल के जो शैववादी मंदिर है वो द्रविड़ शैली में विशाल गोपुर वाले मंदिर, रथ मंदिर, इस तरह के मंदिरों का निर्माण जो है वो चोल काल में होता है। तो कला का विकास हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ 4 नंबर का सवाल बन सकता है, चोल कालीन कला का उल्लेख कीजिए। इसके बाद आता है चोल कालीन साहित्य। दक्षिण भारत में जो तमिल साहित्य जिसे हम संगम साहित्य कहते हैं, संगम साहित्य का विकास जो है वो दक्षिण भारत में चोल काल में सबसे अधिक दिखाई देता है। यहाँ अनेक जो पुराने पौराणिक धार्मिक ग्रंथ है, वेद, उपनिषद, आरण्यक, उनका दक्षिण की तमिल भाषा में अनुवाद और उनका नए तरीके से सर्जन जो है वो चोल काल में हमें दिखाई देता है। तो चोल काल में हम देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से यहाँ स्थानीय प्रशासन और कला का विकास, उसके बाद साहित्य का विकास, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य, जिसे हम संगम साम्राज्य भी कहते हैं, संगम साम्राज्य के रूप में भी हम जानते हैं। हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य को, हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से विजयनगर में क्या है, पढ़ने की दृष्टि से विजयनगर में महत्वपूर्ण क्या माना जाता है। जब हम विजयनगर की बात करेंगे, विजयनगर, तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले हम देखेंगे राजवंश, राजवंशों में हम देखेंगे संगम वंश, संगम वंश के बाद सल्लू वंश, तुल्लु वंश, अरविडु वंश। ये जो राजवंश है ये विजयनगर के राजवंश है। इन राजवंशों में से इनका तो केवल परिचय हमें पढ़ना है, परीक्षा की दृष्टि से हमें केवल परिचय ही पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय की उपलब्धियाँ या कृष्णदेवराय का मूल्यांकन, कृष्णदेवराय की उपलब्धियां या कृष्णदेवराय का मूल्यांकन हम यहाँ पढ़ेंगे। और यहाँ कृष्णदेवराय की उपलब्धियों में हम देखेंगे कृष्णदेवराय के द्वारा स्थापत्य कला के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में और अन्य जो पड़ोसी राज्य थे जिसे हम बहमनी यूनियंस या बहमनी संघ के रूप में जानते हैं, उनके संरक्षण के रूप में, यानी इनको यवन स्थापनाचार्य, उनके बिखरे हुए राज्य को पुनः संगठित करवाने में कृष्णदेवराय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उसके साथ साथ स्थापत्य कला के क्षेत्र में, कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में कृष्णदेवराय की उपलब्धियां हैं। इसके बाद विजयनगर की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं वो है विजयनगर की स्थापत्य कला और साहित्य उपलब्धियां। देखिए कृष्णदेवराय के दरबार में कृष्णदेवराय खुद एक तेलुगु भाषा का विद्वान था। अमुक्तमाल्यद जैसे ग्रंथों की रचना कृष्णदेवराय स्वयं ने की है, जैसा कि हम साहित्य स्रोत में, क्षेत्रीय साहित्य स्रोत में हम पढ़ चुके हैं, जहां हमने देखा था कृष्णदेवराय विजयम नाम का एक ग्रंथ है, धुरजटी ने लिखा। तेनालीराम इनके दरबार में था। तो इस तरह के जो 8 विद्वान इनके दरबार में रहते थे, इनको अष्टदिग्गज के रूप में जानते थे। उन्होंने जो साहित्य का विकास इनके दरबार में रहकर के किया वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर
कृष्णदेवराय के काल में स्थापत्य कला का विकास, कृष्णदेवराय के काल में विजयनगर में साहित्य विकास और कृष्णदेवराय का स्थापत्य कला के क्षेत्र में ये एक इम्पोर्टेंट बिंदु है, उसका यहाँ पर हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। फिर एक बार मैं वापस बता देता हूँ, इस जो दूसरा यूनिट है यहाँ पर हमारे 5 राजवंश है, हम 5 राजवंशों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश में हम विस्तृत रूप से देखेंगे सम्राट अशोक और अशोक का धम्म नीति, धम्म का सिद्धांत परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा है गुप्त साम्राज्य। हमारे पाठ्यक्रम में संपूर्ण गुप्त राजवंशों का परिचय है, लेकिन उसके अंदर हम देखते हैं समुद्रगुप्त की विशेष जो उपलब्धियां रही है वो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, गुप्त काल में कला साहित्य विज्ञान का जो विकास हुआ, इसी गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, उसका हम अध्ययन करेंगे। 6 नंबर का सवाल वहां पर परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसका विशेष हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारे यहाँ वर्धन वंश। वर्धन वंश में हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन का विशेष जो है परीक्षा की दृष्टि से हर्षवर्धन का मूल्यांकन हम पढ़ेंगे, और मूल्यांकन में विशेष तौर पर धर्म के संरक्षण के रूप में हर्ष का योगदान, या कन्नौज और प्रयाग महासभा में हर्ष का योगदान, उसको हम पढ़ेंगे। साथ में हम वेनसांग को भी पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा हमारा राजवंश है दक्षिण भारतीय इतिहास, उसमें आता है चोल राजवंश, और चोल राजवंश में जो महत्वपूर्ण योगदान है चोलों का स्थानीय प्रशासन, उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। चोल काल में नई मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली का जो विकास हुआ, इस तरह के स्थापत्य कला का जो विकास हुआ वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य में यहाँ पर हम विस्तृत पढ़ेंगे कृष्णदेवराय की उपलब्धियाँ जो स्थापत्य और साहित्य के क्षेत्र में हैं। तो इस तरह से स्वर्णिम भारतीय इतिहास के पृष्ठ में हमारे इस दूसरे यूनिट में 5 इकाइयाँ हैं, और पांचों ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो एक एक का हम इसका विस्तार से आगे की क्लासों में, आगे की वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप पूरे तरीके से, तौर तरीके से नियमित रूप से अध्ययन करेंगे, और साथ साथ में जो क्वेश्चन बनते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनको भी साथ में देखते रहेंगे, क्योंकि टॉपिक का जो विवरण आएगा, वर्णन आएगा, वही उस प्रश्न का उत्तर होगा। इसलिए जो भी टॉपिक आएगा उसमें पहले ही इस तरह किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है दूसरा